नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर अल्मोड़ा से, जहां के धार की तूनी इलाके में एक दुकान में आग लग गई। देर रात तक की आग से सब्जी की दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग कैसे लगी, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं है। धार की तूनी इलाके की यह घटना है, जहां पर एक सब्जी दुकान में आग लगी। हालांकि इस आग ने सब्जी दुकान को पूरी तरह से जला दिया और नुकसान भी यहां पर पहुंचा, लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और एम्स ऋषिकेश में जल्द ही हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। एम्स ऋषिकेश में जल्द ही इसका ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल के बाद हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसका जल्द ही शुभारंभ करेगा। अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से हेली सेवा शुरू हो रही है, जो नियमित देहरादून के सहस्त्रधार तक चलेगी। सीएम धामी देहरादून से इस सेवा का शुभारंभ करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा इसी सेवा से पहले यात्री बनकर दून से अल्मोड़ा जाएंगे। 5,000 के करीब किराया है और 1 घंटे का सिर्फ सफर होगा। इस सेवा के चलते पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी काफी सहूलियत हो जाएगी। और चमोली से खबर है, यहां पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में आरोपी दिलबर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पहले लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसका रेप किया। इस दौरान आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसका वायरल करने की धमकी उसे देता रहा। वहीं बुधवार को लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की थराली बाजार में दुकान बताई जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये पूरा मामला है क्या? जी, अगर मामले की बात करें तो ये फरवरी 2024 का ये मामला बताया जा रहा है, जब इंस्टाग्राम पर इस आरोपी के द्वारा, जो दिलबर खान है, एक लड़की के साथ दोस्ती की गई और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर मांगा और मोबाइल नंबर मांगने के बाद लड़की को कहीं बुलाया और उसके बाद उसका दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद उसका एक वीडियो भी बनाया, जो अब वो धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। मामले की जानकारी जब लड़की ने परिजन को दी तो परिजनों ने थराली पुलिस में इसकी शिकायत की और तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्थिति अगर बात करें, अभी थराली में थोड़ी सी तनावपूर्ण जरूर है। हालांकि जब आरोपी गिरफ्तार हो गया है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं एक आरोपी की जो तलाश कर रहे थे या उसको पकड़ने की जो मांग उठ रही थी, उससे पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने वहां पे चौकसी थोड़ा से बढ़ा दी है, क्योंकि जो माहौल है वो खराब ना हो, इसलिए वहां पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल आरोपी को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। और देहरादून से खबर, जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भोग और प्रसाद को लेकर एसओपी जारी हुई है। साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा। वहीं भरोसे वाली जगह से जांच के बाद ही घी, तेल, केसर और दूसरे सामान खरीदे जाएंगे। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट मामले के बाद यह फैसला लिया गया है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। दोपहर 12:15 पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। इससे पहले साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे और अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में अब तक मत्था टेक चुके हैं। और एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। उत्तराखंड परिवहन निगम यानी कि रोडवेज पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। निगम की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि उसकी आमदनी महीने में 35 करोड़ रुपए है और खर्चा करीब 70 करोड़। नतीजा, बसों के लिए रोडवेज जरूरी पार्ट्स तक नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कंगाली के इस दौर में भी रोडवेज के अफसर अपने ऐशो आराम की कोई कटौती नहीं करना चाहते। कंगाल रोडवेज के अधिकारियों ने अपने ऑफिसर्स के लिए 1 करोड़ का लग्जरी फर्नीचर खरीद डाला। ये फर्नीचर एमडी जीएम के ऑफिस के लिए खरीदा गया।
इस फिजूल खर्ची पर निगम कर्मियों में भारी आक्रोश है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। उन्हें तबियत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया। उनके निधन से देश भर में इस वक्त शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत सही नहीं चल रही थी। उन्हें सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही थी। अभी सोमवार का ही दिन था जब वो अस्पताल पहुंचे थे। तब बड़ी चिंता लोगों ने की थी। तो रतन टाटा ने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था एक्स पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप लोग मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, पूरे देश का आभारी रहूंगा। लेकिन क्या पता था कि इतनी जल्दी रतन टाटा का निधन हो जाएगा। हम आपको बता दें कि उनका निधन हो गया है और इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। सीएम धामी ने लिखा कि रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका दृष्टिकोण, समर्पण और व्यवसायिक कुशलता न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक लेकर गई बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव की जीत के बाद उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं और नेता एक नई जोश में दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में पहले केदारनाथ उपचुनाव, फिर निकाय चुनाव। ऐसे में हरियाणा की जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। देखिए जरा यह रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी जीत का भले ही देवभूमि उत्तराखंड से कोई सीधा नाता ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा फेल होने से निराश बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जीत ने एक नई ताकत जरूर दे दी है। वो भी केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले। कार्यकर्ता केंद्र के आधे बहुमत को भूल अब नए सपने बुनने लगा है। पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल है। विशेषकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो बिल्कुल एक नई ऊर्जा और बड़ी ताकत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जहां तक उत्तराखंड के चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड के जो अपने उपचुनाव में केदारनाथ का उपचुनाव हो, यह हमारे स्थायी निकाय के चुनाव है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हम अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत से यहाँ हम जीतने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की हरियाणा में हार पर बुजुर्ग नेताओं पर सवाल उठने लगे थे, जिस पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि हम बुजुर्ग और युवा दोनों नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा पार्टी में एकता बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि हरियाणा के नतीजों से वो निराश है। देखिए, चेहरे नए और पुराने सब चाहिए, क्योंकि हमें युवाओं की ऊर्जा भी चाहिए और जो हमारे सीनियर लोग हैं उनका जो अनुभव है और मार्गदर्शन वो करते हैं वो लगातार वो भी चाहिए। एकता चाहिए पार्टी में एकता रहेगी तो कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल सकता हूँ और ये दुखदाई है, ये हमें पीड़ा है, क्योंकि सारे सर्वे कांग्रेस की सरकार वहां पे भव्य मेजॉरिटी के साथ बनने वाली थी। जाहिर है कांग्रेस हर असर को बेअसर करार दे रही है, लेकिन बीजेपी का लौटा जोश कांग्रेस को चिंता में डालने वाला जरूर है, जो कांग्रेस के मिशन 2027 के लिए भी एक झटका हो सकता है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के औली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये कि दोनों ही देश आतंकवाद विरोधी अभियान पर खास जोर दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
चमोली की औली में इन दिनों भारतीय सेना और कजाकिस्तान के बीच कांजिन 2024 के तहत सैन्य अभ्यास चल रहा है। जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ अपने युद्ध कौशल, अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा करने के साथ ही काउंटर टेररिज्म के खिलाफ किए जाने वाले एक्शन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिसमें आतंकवादी हमले को विफल करने के अलावा आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले से लेकर जमीनी लड़ाई तक का अभ्यास किया जा रहा है। यह संयुक्त अभ्यास हमें एक दूसरे से सीखने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। दो महान राष्ट्र अपनी मित्रता को बढ़ाने के लिए आगे आए, जिससे सब यूनिट स्तर पर अभ्यास और सर्वोत्तम प्रशिक्षण को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे दोनों राष्ट्र की सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है और साथ ही यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंतर्गत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के संयुक्त संचालन के दौरान आपसी रणनीति को समझने में मदद मिलेगी। दोनों सेनाओं के जवानों ने अब तक योग, आर्मी मार्शल आर्ट, रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग और स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने कजाकिस्तान के सामने आर्मी मार्शल आर्ट में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग में सैनिकों को उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करने के साथ हेलीबॉर्न ऑपरेशन में सैनिकों की तेजी से हेलीकॉप्टर के जरिए तैनात करने का अभ्यास हुआ। वहीं योग सत्र में दोनों टुकड़ियों के सैनिकों को शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हम काजिन 2024 के दौरान कजाकिस्तान और अपने आर्मी के बीच में एक सेक्शन किस प्रकार से रोम को इंटरवेंशन करता है और हाउस को क्लियरेंस करता है, इसी कार्रवाई का यहाँ पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान हम दोनों देश एक साथ मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान हम एक दूसरे की रणनीति और तकनीकी को सीखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। 13 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में भारतीय सेना और कजाकिस्तान के जवानों ने इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद को मिटाने का लक्ष्य तो रखा ही है, साथ ही दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती देने की भी कोशिश है। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।